नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिटारा अपना खोल दिया। बजट 2016-17 आज पेश हो गया। बहुत सी उम्मीदें थी जनता को। कितना व्यवहारिक, कितना वास्तविक और कितना संतुलित ये बजट है, इसी पर चर्चा करें। तो खास गेस्ट पैनल इस समय हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ शंभुनाथ शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हमारे साथ। इसके साथ ही जयशंकर गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर ललन प्रसाद अर्थशास्त्री भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही आर के गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद है। कुछ ही देर में हमारे साथ सुमित जी भी जुड़ेंगे, जो कि सीए हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले, आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना पिटारा खोला। किसानों से लेकर कारोबारियों तक के लिए बहुत सी योजनाएं थी। कुछ महंगी चीजें हुई, कुछ सस्ती हुई। कुल मिलाकर बजट कैसा रहा, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्रालय से जब मोदी के अर्थशास्त्री अपना पिटारा लेकर निकले तो सभी ने अपनी अपनी उम्मीदें उस पिटारे में लगा रखी थी। बजट भाषण की शुरुआत में ही सरकार ने ये संकेत दे दिए कि अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है और विरासत में उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिससे वो जनता को कोई बड़ी राहत दे। देश की जीडीपी विकास दर 7.6% है, जो अर्थव्यवस्था के संकेत है। साल 2016-17 के लिए सरकार ने बजट में दाल उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है। 3 साल में 5 लाख एकड़ में जैविक खेती का लक्ष्य रखा है। स्वच्छ भारत के तहत कचरे से खाद बनेगी। मनरेगा के तहत 5 लाख कुएं बनाए जाएंगे। 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी होगी। 2016-17 में 15,000 करोड़ का कर्ज देगी सरकार। स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ का प्रावधान है। बीपीएल परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाए जाएंगे। 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को अनुदान के रूप में 2.87 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 8,500 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा गया। ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा कृषि ऋण का लक्ष्य 9 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने अपने संकल्प को सामने रखा, तो सेहत क्षेत्र में लोगों तक सस्ती दवाएं पहुंचाने के लिए सरकार ने अपनी योजना सामने रखी। गरीबों को 1 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। सस्ती दवाओं के लिए सरकार देश भर में 3,000 स्टोर खोलेगी। राष्ट्रीय डायलिसिस सेवा शुरू की जाएगी। डायलिसिस की मशीन सस्ती होगी। सभी जिला अस्पताल में ये सेवा शुरू होगी। स्टार्टअप योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की और मजबूती के लिए सरकार नए स्कूल खोलने की तैयारी में है, जिसके तहत 62 नए नवोदय स्कूल खोले जाएंगे। SC/ST हब बनाए जाएंगे। स्कूल कॉलेज में डिजिटल सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की जाएगी। उच्च शिक्षा के विकास के लिए 1,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 1500 स्किल डेवलपमेंट केंद्र खोले जाएंगे। कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली EPF का तोहफा लेकर आए थे, जिसके तहत EPF का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया। नए कर्मचारियों का PF सरकार देगी। शुरू के 3 साल के लिए सरकार पैसा देगी। EPF में सरकार 8.33% भुगतान करेगी। आधारभूत संरचना को मजबूती देने के लिए सरकार 10,000 किलोमीटर का नया हाईवे बनाएगी। सरकार सड़कों के लिए 55,000 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही परमिट राज को खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही 160 एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। सड़क और रेल की हालत सुधारने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। विनिवेश विभाग का नाम बदलकर दीपम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग में 100% FDI। सरकारी बैंकों में 50% हिस्सेदारी पर विचार करेगी सरकार। डाकघरों में ATM की सुविधा दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए 1 दिन में कंपनी रजिस्टर की शुरुआत की जाएगी। कंपनी एक्ट 2013 में बदलाव किया जाएगा। राजकोषीय घाटा 3.5% करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। सरकार ने छोटे करदाताओं को भी इस बजट में राहत दी है। 5 लाख की कमाई पर अब 2,000 रुपए का टैक्स देना होगा, जो पहले 5,000 देना पड़ता था।
मकान भत्ता 24,000 से बढ़ाकर 60,000 सालाना किया गया है। लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट दी जाएगी। 50 लाख से कम के घर पर 50,000 की अतिरिक्त ब्याज छूट दी गई है। अमीरों की कमाई पर सरकार ने सरचार्ज बढ़ा दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा की आय पर सरचार्ज बढ़ाया गया। पहले ये सरचार्ज 12% का था, जिसे बढ़ाकर अब 15% किया गया है। सरकार के इस बजट में अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि क्या सस्ता हुआ, तो यहाँ आपको निराशा होगी, क्योंकि गाड़ी से लेकर रेस्टोरेंट में खाने तक सरकार ने सब महंगा कर दिया है। 10 लाख से ज्यादा की गाड़ी महंगी होगी। डीजल गाड़ी पर 2.5% टैक्स बढ़ाया गया। एसयूवी पर 4% टैक्स बढ़ाया गया है। छोटी गाड़ियों पर 1% इंफ्रास्ट्रक्चर कर लगाया गया है, जिसका मतलब ये है कि हर तरह की गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। वहीं तंबाकू उत्पाद पर उत्पाद शुल्क 15% कर दिया गया है, जिसके बाद सिगरेट, तंबाकू, सिगार, गुटखा यानी बीड़ी को छोड़कर सब कुछ महंगा हो गया है। सोने और हीरे के गहने भी महंगे हो गए हैं। ब्रांडेड कपड़े और रेडीमेड कपड़े भी महंगे हो गए हैं। सरकार ने हर टैक्सेबल सर्विस पर कृषि कल्याण टैक्स 0.5% लगाने का फैसला किया है, जिसके बाद सर्विस टैक्स के तहत अब ये दर 14.5% से बढ़कर 15% हो गई है। सर्विस टैक्स के बढ़ने का मतलब ये है कि आपके टेलीफोन का बिल, रेस्टोरेंट में खाना, ब्यूटी पार्लर जाना, यानी हर वो जगह जहां आपसे सेवा कर लिया जाता था, अब महंगी हो गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बजट में सरकार का जोर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और आधारभूत संरचना में सुधार लाने पर रहा। कर्मचारियों के लिए भी सरकार के बजट में योजना थी, लेकिन गाड़ी, गहने, जेवर और सर्विस सेक्टर में कृषि कल्याण टैक्स लगाकर उसे महंगा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो क्या जेटली जी उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं? खास गेस्ट सुमित गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो सीए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत शंभुनाथ जी आपसे करना चाहूंगी। बहुत ही अहम है और निर्णायक है ये बजट, क्योंकि मोदी सरकार के मध्यकाल के बीच में बजट आया है। कितना आम है ये आम बजट? देखिए, मैं दोपहर को आपके यहाँ था और मैंने यही कहा था कि बजट चुनावी बजट है। खासतौर पे बिहार विधानसभा में हार के बाद सरकार सतर्क हो गई थी और उसने इस बार पहली बार कहना चाहिए, लास्ट ईयर इस तरह का नहीं था, प्रो पीपल या प्रो गरीब बजट बनाया है। पैसा इसमें मध्य वर्ग के लिए कोई छूट नहीं। नौकरी पेशा जो लोग खासतौर पे मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, उनको कोई छूट नहीं मिली। जिनको छूट मिले ये बहुत ही मतलब शुरुआती कर्मचारियों के लिए है, चाहे इनकम टैक्स में हो, चाहे हाउस रेंट में हो, दूसरी सारी चीज़ों में। लेकिन ये अच्छा लगा कि पैसा गरीब को जा रहा है। पैसा लिया जरूर गया मध्य वर्ग से, लेकिन जा कहाँ रहा है? गाँव में जा रहा है, शहरी गरीब को जा रहा है, बीपीएल को जा रहा है, हर तरह के उन लोगों को जो अभी तक वंचित थे, जैसे जो भी हेल्थ कार्ड से वंचित थे, जो स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से वंचित थे, जो फसल बीमा योजनाओं से वंचित थे, उनको जा रहा। मनरेगा का दायरा बढ़ाया है, मनरेगा का, उसमें पैसा कई जगह लगाया गया है। तो एक तरह से बजट एक राइट विंग पार्टी ने बनाया है, लेकिन बजट लेफ्ट ओरिएंटेड है, जिसमें प्रगतिशील बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, बशर्ते इन पर काम हो जाए। अभी डाउट बहुत सारी चीजों पे है, जैसे जेनरिक दवाओं के बारे में ये शक हो रहा है कि जेनरिक दवाएं ये कहाँ से लाएंगे, क्योंकि वो कारखाने या वो जो कुटीर उद्योग दवाओं के थे, जो छोटी सस्ती दवाएं बनाते थे, वो या तो बंद हो गए हैं या उनको कह दिया गया को मिलावटी या नकली दवा बना रहे हैं। तो जेनरिक दवाएं क्या सरकार खुद बनाएगी? खुद बनाएगी। 3000 स्टोर से होगा क्या? वो क्यों नहीं जो दूसरे दुकानदार हैं प्राइवेट में, जो रिटेल में दुकान खुली हुई हैं, उनको भी इंसिस्ट करें कि वो जेनरिक दवाएं बेचें। डॉक्टरों को कहा जाए कि वो ऐसी दवाएं लिखें जो सस्ती हो, महंगी और ब्रांडेड दवाएं कम लिखें। तो बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, जिन पर कौन से कदम उठाए जाएंगे या स्टेट मशीनरी कैसे काम करेगी, इसको बहुत क्लियरिफाई नहीं किया गया है। तो बजट है जरूर जनोन्मुखी, गरीबोन्मुखी, इसके लिए निश्चित तौर पर वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं, लेकिन बजट में पैसा कैसे गरीब तक पहुंचेगा, इसकी कोई कार्य योजना नहीं दिखाई पड़ती। जयशंकर गुप्ता जी, कहा जा रहा था कि ये जो बजट है ये मोदी का बजट है, क्योंकि सीधे जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी थे वो सीधा पीएमओ को रिपोर्ट कर रहे थे। झलक नजर आई आपको? नहीं पूजा जी, पहली बात तो ये है कि अभी मैं शंभुनाथ जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। पिछले बजट में जो मोदी जेटली जी ने पेश किया था, अंतरिम के बाद वाला पहला जो पूर्णकालिक बजट था पूर्ण रूप से, उसके बाद सरकार की छवि बनी थी सूट बूट सरकार, कारपोरेट हितैषी और किसान विरोधी सरकार।
खासतौर से जब उन्होंने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया संसद में, तो ये मैसेज चला गया पूरे देश भर में कि यह सरकार किसान विरोधी है और कारपोरेट की समर्थक है। अब ये जो उसी से डाइवर्ट करने के बाद उसका रिजल्ट, चूंकि दिल्ली में देखा होगा उन्होंने, बिहार में देखा होगा उन्होंने, और एक तरह से जो चला गया था, तो उससे थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश की गई है। अब सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, आज तो पहली बार अरुण जेटली के भाषण में मैंने शेरो शायरी सुनी, पहली बार जो उन्होंने शुरू किया। आप कब तक विरासत का रोना रोते रहेंगे भाई? 22 महीने हो गए आपके सरकार को आए हुए। विरासत तो साल 6 महीने में खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि आपकी भी विरासत लेकर के वो लोग 10 साल चलाए। आज देश का हाल क्या है? आज आपने बजट पेश किया तो शेयर बाजार लुढ़क गया। पिछली बार तो काफी ऊंचा चला गया था। पिछले एक पखवाड़े में अगर आप देखें तो कम से कम 3-4 हजार पॉइंट शेयर बाजार लुढ़क करके नीचे जा चुका है। एक दिन में 3 लाख करोड़ रुपए लूट गए। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? हमको लग रहा है ये पूरे बजट में कि ठीक है, देखने में तो लग रहा है मायावी बजट हो सकता है ये, कि जैसे रहीम का एक है ना कि सतसैया के 2 हरे, ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी का है सारी। हाँ, आप गिन करके बता सकते हैं क्या कि हम कितने टैक्स देते हैं? इनकम टैक्स के अलावे शेष जो लगाया है वो, या उसके अलावे फिर अब ये लग गया आपका सर्विस टैक्स बढ़ा दिया। कितने तरह के, सड़क पे हम निकलते हैं घर से जब, तो कितने टैक्स हम अदा करते हैं? इसका तो कोई ये नहीं है। हमको लगा था ये सरकार आई थी भ्रष्टाचार और काले धन की वापसी पर, भ्रष्टाचार पर रोक और काले धन की वापसी पर। हमको लगा था कि कुछ ऐसा ही सरकार ने किया होगा इस बार के बजट में कि जो काले धन वाले हैं वो डरेंगे और काला धन बाहर आएगा, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या हुआ? काला धन वालों की मौज हो गई। उनको अब तो ये मैसेज जा रहा है कि हम सब कुछ छोड़ करके काला धन जमा करें, लूट करके घर में अपना भरें, और कोई वित्त मंत्री आएगा, बजट पेश करेगा और हम उसमें से दे देंगे 40%। इस बार कहा गया है ना कि आप 45% दे दीजिए और काला धन सामने लाइए। यानी टैग लगा सकते हैं कि एक मायावी कमेरों पर कहर, लुटेरों पर करम, यह है हमारे बजट का। आप ये बताइए, 5 लाख करोड़ रुपए हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का हमारे देश के लुटेरों के पास है। किन लोगों के पास है? जो इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति कहे जाते हैं, जिनके पास, किसी के पास 1 लाख करोड़ रुपए का बकाया है, किसी के पास 86,000 करोड़ रुपए का बकाया है, किसी के पास 55,000 करोड़ रुपए का बकाया है। अगर लिस्ट आप निकाल लीजिएगा, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? सरकार के पास कोई ऐसी मंशा नहीं दिख रही है कि जो इस देश के लुटेरे हैं, जो चोर हैं, जिन्होंने लूट लिया है इस देश के बैंकों को, आम आदमी को। देखिए, ये टैक्स का भार जब हमारे ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि बैंक तो लूट गए हमारे, तो उसकी भरपाई करने के लिए हमारे जेब से जाएगा। आज आपने कहा कि 25,000 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं बैंकों को, इसीलिए दे रहे हैं। प्रोफेसर प्रसाद, अब चूंकि अर्थशास्त्री है, समझना चाहेंगे आपसे, पीएम ने खुद कहा कि देश की इकोनॉमी जो है वो ठीक नहीं है। उस लिहाज से इस बजट को कैसे समझा जाए? अगर देश की इकोनॉमी देखी जाए और उसकी तुलना में बजट जैसे पेश किया गया है, कैसे समझें? देखिए, एक बात तो है कि विश्व भर में एक तरह से आर्थिक डिप्रेशन की स्थिति है ज़्यादातर देशों में, और उसका असर भारत पर भी है। जैसे अब जो डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विसेज हमारे यहाँ की है वो पहले से कम हो गई है, एक्सपोर्ट हमारा बहुत घट गया है, और पेट्रोल की प्राइसेस डाउन होने से कुछ लाभ हुआ है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरा है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा पब्लिक को तो दिया नहीं गया। हाँ, उससे एक फ़ायदा पब्लिक को ज़रूर हुआ है कि जो सब्सिडीज़ थी उसका बिल उसके थ्रू कुछ भरपाई उसकी हुई है। इससे टोटलिटी में इकानमी के लिए तो लाभप्रद रहा है। मैं 2 एक बातें खास रूप से बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि देखिए, जो हमारा जीडीपी है इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग है दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तक होता यह रहा कि जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का है। 66% करीब सर्विसेज सेक्टर का है। एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का दोनों का रेशियो जीडीपी में घटता जा रहा है। एग्रीकल्चर का तो 15-16% ही रह गया है, और एग्रीकल्चर की हालत आप देख रहे हैं इतनी बुरी है देश में। पिछले 2 साल से 3 साल से ड्राउट है, सूखा पड़ रहा है या कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ हो रहा है और पैदावार कम हो गई। खासतौर से दालों की, तिलहन की, इन चीज़ों की पैदावार तो बहुत ही कम हो गई थी, और दालों की कीमत आपने देखा वो 100 रुपये से बढ़ के 200 रुपये तक चली गई थी एक साल के अंदर। तो सरकार ये तो कहती है कि महंगाई हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कहाँ हुआ? कंट्रोल जो खाद्य पदार्थ हैं जिससे आम आदमी प्रभावित होता है, उनकी कीमतों में तो कहीं कोई कमी नहीं आई, कीमतें बढ़ी सब। बाकी चीज़ों की कीमतें कुछ घटी हैं। तो कुल मिला जुला के जो आंकड़ा सरकार की ओर से इन्फ्लेशन का दिया जा रहा है वो
कम है, वो 4%, 4.5% और 5% का जो आंकड़ा देते हैं सरकार, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता रियलिटी को। आम आदमी सफ़र करता है और आम आदमी को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता जो इस तरह के आंकड़े होते हैं। दूसरी बात देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने या जेटली साहब ने बड़ी फाइन बैलेंसिंग की है इस बजट में। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि जो कम इनकम वाले हैं उनको हम टैक्स में राहत दे रहे हैं, 5 लाख रुपए से कम जो इनकम है उनकी राहत दे रहे हैं, थोड़ा 2,000 रुपये कितना रहा, 3,000। बाकी दूसरी ओर से उन्होंने सर्विस टैक्स बढ़ा दिया। अब जब सर्विस टैक्स बढ़ा दिया तो बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनको जो महंगे हो जाएंगे, सारी सेवाएं महंगी हो जाएंगी, चाहे वो रेल की सेवा हो, चाहे वो हवाई जहाज की सेवा हो, चाहे कॉमन ट्रांसपोर्ट हो, चाहे इंश्योरेंस हो, आम आदमी यूज करता है, जो इस्तेमाल करता है, सब महंगा। रेस्टोरेंट है, जो कुछ है, वो सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। तो एक तरफ आपने कहा हमने 3,000 रुपए का बेनिफिट दे दिया और दूसरी तरफ आपने दूसरे कान से पकड़ के उसको सारा का सारा पैसा ले लिया। तो पब्लिक को टैक्स में तो कोई राहत नहीं दी गई। सर्विस टैक्स बढ़ा के सरकार ने बल्कि और थोड़ा टैक्स बर्डन लोगों का बढ़ा दिया। और फिर कृषि में आप एलोकेशन तो कर रहे हैं, लेकिन उस एलोकेशन के बदले आपने सेस भी लगा दिया। काफी दिनों से चर्चा रही कि जो जितने सेस हैं ये सब बंद करने चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा इनकन्वीनियंस होता है और लोगों का बर्डन बढ़ता जाता है। लेकिन उसको घटाने की जगह या हटाने की जगह सरकार ने फिर वो सेस लगा दिए। तो एक और सेस आ गया, वो एजुकेशन सेस था, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर सेस आ गया, इसके बाद पता नहीं और कौन से सेस आएंगे। और इस तरह से जो अपने रेवेन्यू को ऑगमेंट करने के लिए बहुत फाइन ट्यूनिंग की है हमारे वित्त मंत्री ने। ये दिखाने की कोशिश की कि हमने तो बहुत राहत दी है, लेकिन राहत कहीं से मायावी, वही बात हो गई, मायावी बजट बता सकते हैं इसको। आरके गुप्ता जी, ये बताइए कि आपको इस बजट में कोई नया आइडिया इकोनॉमी को बूस्ट करने का नजर आ रहा है? सरकार को कोई रोड मैप नजर आ रहा है? हाँ देखिए सर, निश्चित तौर पर आपको अंदाजा हो, जब मोदी आए थे तो कहा था 15,000 रुपये हर व्यक्ति की जेब में चले जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। पर बदनसीबी ऐसी हुई कि उनके आते ही तमाम इधर जम्मू कश्मीर में तमाम बाढ़ आ गई, कहीं आपका एकदम भूकंप आ गए। तो बेचारे अच्छे दिन तो क्या, लोगों को बुरे दिन आ गए और किसान तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। ऐसी स्थिति में उनको लगने लगा कि अब जब पब्लिक ये कहने लगी कि रुपए तो कुछ मिले नहीं, उल्टे और बुरे दिन आ गए, तो किसान के लिए उनका कुछ ना कुछ अब करना ही पड़ेगा। अब किसान को देखते हुए जो व्यवस्था की गई है वो चुनाव, बिल्कुल शंभुनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव बिल्कुल सामने है, तो उन्होंने किसान के लिए व्यवस्था की है। वास्तव में मैं कहता हूँ बहुत अच्छा बजट है। एक लिहाज से देखिए, ये कृषि प्रधान देश है, 70% पॉपुलेशन गाँव में रहती है और कृषि पे आधारित है। जब कृषि को आप कैपिटल नहीं मिलेगी, वहां कैपिटल ही कंज्यूम करेंगे तो आत्महत्या न करेंगे, क्या करेंगे? तो बिल्कुल उनके लिए जरूरत थी कि हम व्यवस्था करें कुछ ना कुछ। और निश्चित तौर पर ये व्यवस्था जो की गई है ये बहुत सही व्यवस्था है कि उनके पास पैसा मिले हमारे किसान के लिए। किसान अच्छा होगा तो और लोगों को हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, क्योंकि कृषि आधारित इकोनॉमी है। पर निश्चित तौर पर मैं और बात कहूंगा, जो भी हमारे प्रावधान होते हैं क्या धरातल पर उनका उतना असर होता है? जैसे मनरेगा के लीजिए, मनरेगा स्कीम तो बहुत अच्छी है, बहुत कहने बड़ा अच्छा लगता है मनरेगा है तो साहब इतना, पर क्या वास्तव में वो रुपया पहुंच पा रहा है? केवल गड्ढे खोद के गड्ढे भरने से काम चल जाए तो क्या मैं समझता हूँ बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। दूसरी तौर में आप कहूंगा, जहां इन्होंने कहा था साहब हम काला धन वापस लाएंगे, काला धन लाने के छोड़िए, काला धन जो निकलता था बाहर आ रहा था वो भी रुक गया। वो अब उसका प्रभाव क्या पड़ा है? जो रियल एस्टेट में पैसा लग रहा था, काला धन लग रहा था, वो काला धन आना बंद हो गया और वो सारा जो बिजनेस रियल एस्टेट की इकोनॉमी थी वो बिल्कुल बैठ गई। और जिन लोगों को रोजगार मिला था, रोजगार मिलना ही बंद हो गया, बेचारे बिहार जाके चले गए, उन्होंने वोट भी नहीं दिया। कहने का मेरा मतलब है कि जो प्लान था इकोनॉमी को, निश्चित तौर पर अच्छा है कि हम ब्लैक मनी को हम चेक करें, पर चेक करने का तरीका ये नहीं है कि हम एकदम कि सारे अपने प्लान ही फेल कर लें। निश्चित तौर पर एक दूसरी तरफ आप देखें, स्किल डेवलपमेंट के लिए इसमें प्लान में कहा गया कि स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया गया है, 15,000 सेंटर खोले जाएंगे, 1,000 करोड़ रुपए का उच्च शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। पर मैं आपसे एक बात कहूंगा जी, ये जितने भी स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रावधान करने मात्र से कुछ नहीं होगा जब तक कि वास्तव में इसके नतीजे भी सामने आए। मैं आपको बताऊंगा होता क्या है कि आपने कोई योजना चालू कर दी, उसके बाद लोगों ने फ्रेंचाइज लेके लोगों के आपने लिस्ट बना ली, कितने लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हुए और सबको सर्टिफिकेट बांट दिए। वास्तव में जो लोग वोकेशनल ट्रेनिंग लें और उसके बाद उनको रोजगार मिल जाए, कहीं पर रोजगार, स्थिति ये है रोजगार की बहुत कमी है। आज आप देख रहे हैं जीएनयू हुआ, हैदराबाद के जो जितना भी ये मुद्दा है, ये क्या है? हमारा युवा आजकल बेरोजगार है, उनके पास सिवाय सारा समय अपने इसीलिए अपना इसमें जाया कर रहा है। तो ये बजट जरूरी थी, हमारा बजट जो बना है वो ऐसा बजट हो जिससे कि लोगों को लगे कि हमारे पास कुछ साधन है, हम अपना। पर इसमें आप देखेंगे बजट में क्या हुआ है, केवल मात्र छलावा है। मैं कहता हूं कि बजट में मैं कई सालों से कह रहा हूं कि सबसे बड़ी विसंगति है कि सुमित जी से भी कमेंट ले लेते हैं कि थोड़ा सा समय का। सुमित जी बताइए कि आम आदमी बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है कि कुछ इकट्ठा हो जाए पैसा, लेकिन नजरें रहती हैं कि आम बजट आएगा और टैक्स स्लैब में कितना रिबेट मिलता है। रिबेट कोई नहीं लिखा, बदलाव नहीं, मामूली सी राहत दी है।
एक आम आदमी समझना चाहेगा कि ये राहत वास्तव में राहत है, ये महज छलावा है। देखिए, डायरेक्ट तौर पर अगर बात की जाए तो आयकर में जो कि इनकम टैक्स है उसमें 3000 का बेनिफिट दिया गया है, जो डायरेक्ट बेनिफिट पास ऑन होता है सारे करदाताओं को। तो ये दिखाया गया है कि जिनकी आमदनी जिनकी आमदनी 5 लाख से कम है उनको दिया गया है, जो छोटे स्मॉल सर्विस करदाता हैं उनके ऊपर। लेकिन सबको बेनिफिट इसका नहीं पहुंचेगा। ऊपर से उन्होंने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पर एक एक्स्ट्रा सरचार्ज भी इंक्रीज किया है। सर्विस टैक्स जो लगाया है वो इनडायरेक्ट वे में सारा कलेक्शन करने के लिए जो उन्होंने बेनिफिट दिया है छोटे करदाताओं को, जो बात कर रहे हैं कि 2 करोड़ करदाता इससे बेनिफिट पाएंगे। लेकिन 100 से ऊपर हमारी सर्विस ऐसी हैं जो आम आदमी की जिंदगी से इफेक्ट करती हैं। उन सारे पर सर्विस टैक्स बढ़ाकर उन्होंने सारा कलेक्शन अपना रिवाइज कर लिया। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो बजट में सर्विस टैक्स 12.36 से 14% किया गया था। तब कुछ उन्होंने स्वच्छ भारत सेस की बात कही थी, जो कि स्पेसिफाइड सर्विसेज पर लगना था। लेकिन 14 नवंबर 2015 को 50 पैसे जो सरचार्ज बढ़ाया गया स्वच्छ भारत सेस के नाम से, वो सारी सर्विस पे बढ़ा दिया गया, जिसके कारण महंगाई और बढ़ी थी। आज की रेट की बात करें तो सर्विस सेक्टर में 50 पैसे का फिर से एडिशन हो गया है। जो बात कर रहे हैं कि जीएसटी आएगा, कुछ यूनिफॉर्मिटी आएगी, बट उन्होंने कहीं ना कहीं इन चीजों को कलेक्शन को अपना बढ़ाया है। एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया है, जो कि मेजर वोट बैंक होता है किसी भी सरकार के लिए, और इस तरह आम आदमी को कहीं बेनिफिट नहीं मिलता नजर आ रहा है। हाँ। पीएम कह रहे हैं कि ये देश का बजट है और देश में हर वर्ग शामिल है, युवा है, महिलाएं हैं, किसान हैं, ग्रामीण है, सभी हैं। क्या वास्तव में इस बजट से इन तमाम वर्गों को ताकत मिली है, मिलेगी? चर्चा जारी है एक ब्रेक के बाद।